नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर साधु संतों ने तय किए अपने घाट। जानिए मेले की व्यवस्थाओं में और क्या क्या होगा परिवर्तन। राज्य की आईटीआई में प्रवेश के लिए 10 सितंबर तक कर सकते हैं अभ्यर्थी आवेदन। जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया। पद्म पुरस्कार पाने के लिए 15 सितंबर तक कर सकते हैं लोग आवेदन। जानिए आप कैसे पा सकते हैं देश के सर्वोच्च पुरस्कार को। द्वाराहाट विधायक की करतूत पर फिर बिखरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। बोले नार्को टेस्ट नहीं बल्कि डीएनए जांच से बच्ची के असली पिता का पता चल सकेगा। प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण शहरों में बनेगा सिटी फॉरेस्ट। जानिए सरकार ने क्यों उठाया एक अच्छा कदम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सकते में भाजपा कार्यकर्ता। जानिए कहां से शुरू हुई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। खबरें विस्तार से। कुंभ मेले की शुरुआत से। कुंभ मेला 2021 में संतों और महात्मा और अखाड़ों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैठक हुई है। बैठक में कहा गया है कि कुंभ मेले का आयोजन समय पर होगा। मेले से संबंधित स्थायी कार्य को 15 दिसंबर के पूर्व ही करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि का सहयोग लेने के लिए बुलाई गई बैठक में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक थी। बैठक में कहा गया कि छड़ी यात्रा पर्व की तरह संदेश देने का आयोजन धर्मस्व विभाग सितंबर से करेगा। उन्होंने कहा कि 2010 में कुंभ मेले में प्रयोग किया गया एरिया ही इस बार मेले में होगा। संतों ने जल समाधि की जगह भू समाधि लेंगे। संत ने इस पर सहमति प्रदान की है। अखाड़े के इष्ट देव के नाम पर 13 अखाड़ों के नाम पर घाट नीलधारा में बनने पर सहमति बनी है। मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग मेला अवधि में खुला रहेगा। कुंभ मेले में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सौंदर्य का आधार स्वच्छता ही रहेगा। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले की शोभा संत महात्मा ही होते हैं। संतों के सहयोग से भव्य दिव्य कुंभ होगा। मेला परंपरागत रूप से समय पर ही होगा। फरवरी के अंतिम रूप में मेले का सही स्वरूप का निर्णय लिया जा सकेगा। की तैयारियों को लेकर के ये एक तो मैंने संतों को बहुत बधाई दी कि जब कोई संत हमारे ब्रह्मलीन हो जाते थे तो उनको जल समाधि दी जाती थी गंगा जी। अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि अब जल समाधि नहीं बल्कि संतों को भू समाधि दी जाएगी। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है ये अखाड़ा परिषद का। साथ ही जो कुंभ की जो तैयारियां चल रही उनकी हम एक तरह से रूटीन समीक्षा हम लोग करते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया की। राज्य में 88 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 7,912 सीटों के लिए अभ्यर्थी 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों के घर में आसपास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है उन्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में एक आईटीआई को नोडल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, जहां कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अभ्यर्थी अपना आईटीआई में प्रवेश आवेदन करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस कार्य में वहां मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी की मदद करेंगे। विभाग 10 सितंबर के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार के अनुसार कोरोना के कारण इस बार प्रवेश प्रक्रिया में विलंब हुआ है। आईटीआई में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत संचालित 32 ट्रेडों में दाखिले होंगे। प्रदेश में सबसे अधिक 20 ट्रेड देहरादून निरंजनपुर आईटीआई में संचालित की जा रही हैं। इस बार आईटीआई आवेदन का शुल्क में कटौती की गई है। सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को 750 की जगह 450, अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 450 की जगह 250 शुल्क देना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। सामान्य जाति के लिए 4,204 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1,499 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 1,104 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 780, अनुसूचित जनजाति के लिए 325 सीटें घोषित की गई हैं। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर पद्म पुरस्कारों की अंतिम तारीख की। गणतंत्र दिवस 2021 के लिए घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन 1 मई 2020 से शुरू की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल
padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पोर्टल पर 8,035 पंजीकरण अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 6,361 नामांकन सिफारिशों से पूरी हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के नाम पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों के लिए विशिष्ट कार्य को पहचाना जाता है और ये सभी क्षेत्र, विषय, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, सार्वजनिक जीवन, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। सभी व्यक्ति वर्ग, जाति, पेशा, लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। नामांकन के दौरान वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां, सेवा क्षेत्र, अनुशासन तथा उसकी अनुशासित उद्यत 800 शब्दों में शामिल करने होते हैं। खबर विधायक और महिला की बेटी के डीएनए जांच की। विधायक और महिला के बीच अवैध संबंधों के मामले की कार्रवाई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह एक बार फिर भाजपा के द्वारहाट विधायक महेश नेगी पर गर्म हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महेश नेगी क्यों डीएनए जांच से बच रहे हैं और इसके लिए सबसे अहम जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक लगातार महिला के नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं, जबकि ऐसे मामलों में डीएनए जांच सबसे महत्वपूर्ण है। अगर डीएनए जांच हुई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रीतम सिंह ने महिला के आरोपों पर कहा कि जिस बच्ची को उसने जना है वे विधायक की बच्ची है, ये लगातार महिला के आरोप हैं। अगर कोर्ट डीएनए जांच बच्ची और विधायक दोनों की कराती है तो इससे साफ हो जाएगा कि वो बच्ची किसकी है। देखिए विधायक मामले में क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। विधायक जी कह रहे हैं कि नार्को टैक्स तो जो कराया जाए, उनकी पत्नी कह रही है कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। 2 बार उन्होंने उस महिला से संवाद भी स्थापित किया। तो जब फिरौती मांगी जा रही थी तो उस समय क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसका जवाब तो विधायक जी और उनके परिवार को देना होगा। अब विधायक जी कह रहे हैं कि नार्को टैक्स तो जो है होना चाहिए। अरे भाई, जब महिला ने अपने आप को स्वयं प्रस्तुत कर दिया इस बात के लिए कि जो बालिका है उसका और विधायक जी का डीएनए कराया जाए, तो क्यों जो है सरकार जो है न्यायालय में नहीं जा रही है। न्यायालय में जाएं और डीएनए की परमिशन लें और डीएनए करा लें। डीएनए विधायक जी से अगर मैच करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं करता तो महिला के खिलाफ कार्रवाई होगी। कभी डीएनए के नाम पर, कभी जांच के नाम पर जिस तरीके से इस विषय को जो है सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। अगली महत्वपूर्ण खबर सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने की। उत्तराखंड के सभी शहरी क्षेत्रों में निवासियों को अब सुकून की छांव मिल सकेगी। केंद्र सरकार के सिटी फॉरेस्ट योजना के तहत राज्य के नगर निकायों में भी इसे धरातल पर उतारा जाएगा। प्रथम चरण में इसके लिए 5 शहरों में वन भूमि चयनित कर ली गई है, जिससे सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। धीरे धीरे इस पहल को अन्य शहरी क्षेत्रों में भी मूर्त रूप दिया जाएगा। लगभग 71% वन विभाग वाला उत्तराखंड अपनी जैव विविधता और बेहतरीन आबोहवा के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह भी है यहाँ के पर्यटक स्थलों के साथ ही प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए देश दुनिया से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। राज्य के शहरी क्षेत्र, विशेषकर मैदानी इलाकों के शहरों की तस्वीरें गांव से एकदम उलट हैं। शहरों पर आबादी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सीमेंट कंक्रीट का जंगल तेजी से पनप रहा है और इससे सांसें लोगों की टूट रही हैं। रही सही कसर, शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी ने जीवन शैली को प्रभावित किया है। इसी आवरण पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि इसके तहत 200 शहरों में सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाने की सरकार की योजना है। अगली महत्वपूर्ण खबर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के घर और उनके आसपास की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत के साथ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गई है। शनिवार को भगत के निजी आवास के आसपास उनके आवास के 31 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत देहरादून की यमुना कॉलोनी में है। नए आवास के प्रवेश के समय उसके बाद नैनीताल जिले में भी तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। इसमें डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह मेयर, विधायक नवीन दुमका, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा नेता तरुण बंसल समेत 12 से अधिक लोग शामिल थे।
इसके अलावा संपर्क में आए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।